राधे राधे गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास कंजर्वेशन लॉ। और तो आज की वीडियो काफी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं मास कंजर्वेशन लॉ। मास कंजर्वेशन लो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा मास कंजर्वेशन लो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है मास कंजर्वेशन लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, मास कैन neither be created nor destroyed in any reaction, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसकी जगह एक और वर्ड यूज सकते हैं प्रोड्यूस्ड, PRODU, कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी रिएक्शन। इसका मतलब है कि जो मास है उसको ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि किसी भी मास को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है अर्थात इट इज इन इन ए reaction, in a reaction, the mass of the reactant, the mass of the reactant elements and the mass of the product elements are equal, ठीक है। इसका मतलब है कि रिएक्शन में, अर्थात इन ए रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट एलिमेंट्स का जो मास होगा एंड द प्रोडक्ट एलिमेंट्स का मास होगा, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, यहां तक हमें क्या समझ में आया कि जो मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि मास को न तो आई मीन क्रिएटेड इन द सेंस, मतलब उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब है कि रिएक्शन में मास को, जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट एलिमेंट्स का जो मास है एंड प्रोडक्ट एलिमेंट्स का जो मास है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग, हम रूल पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो हम उसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इज इक्वल before and after a chemical reaction, then it is called a balanced chemical equation।
इसका मतलब क्या है कि गाइस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स, यानी कि जो नंबर होंगे एलिमेंट्स के ईच इक्वल बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि केमिकल रिएक्शन के पहले एंड बाद में जो नंबर होंगे एलिमेंट्स के, अगर वो इक्वल होंगे, ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में पहले, बिफोर एंड आफ्टर, अगर रिएक्शन में एलिमेंट्स के जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, यहाँ पर Fe प्लस H2O, क्या है, Fe प्लस H2O, ठीक है, ये है Fe प्लस H2O। रिएक्शन क्या है, Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखो, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ओनली ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयरन एंड ऑक्सीजन दोनों की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसे बैलेंस कैसे करते हैं, चलिए आगे मिलते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे कि कैसे हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो केस नंबर फर्स्ट, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है गाइस वैसे ही हम इसको रिएक्शन बैलेंस करना बता रहा हूं मैं, ठीक है। बॉक्स ऑल फॉर्मूलाज, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है मैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको वैसे ही बता रहा हूं। अगर आपको एक अलग से मेथड भी बता दूंगा कि आपको कैसे एकदम सिंपल तरीके से भी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन पहले जो एनसीईआरटी में बता रखा है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला केस कह रखा है कि बॉक्स ऑल फॉर्मूलाज, यानी ऑल फॉर्मूलाज के आप ऊपर आपको क्या करने होंगे, बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। तो जैसा एनसीईआरटी कह रही है हम वैसा वैसा कर देते हैं। तो Fe के ऊपर हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो H2O है उसके ऊपर भी हमें बॉक्स बनाना होगा, फिर एरो का साइन लिखना होगा, एंड उसके बाद में Fe3O4 यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक एरो का मतलब बॉक्स बनाना होगा, एंड H2 लिखना होगा, एंड यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम केस नंबर 2 की स्टडी करेंगे कि केस नंबर 2 क्या होगा। तो लिस्टिंग the atoms of elements of an अनबैलेंस्ड, आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा अनबैलेंस्ड, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, अनबैलेंस्ड, ठीक है, अब आपको दिख रहा है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है कि लिस्ट, हमें एक लिस्ट बनानी है एटम्स की, वो भी एलिमेंट्स के, जो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो एटम्स है उनके हमें लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एलिमेंट से, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने लिख दिया एलिमेंट से, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर Fe लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हम हाइड्रोजन लिख देंगे, एंड तीसरा हम ऑक्सीजन लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर 3 ही एटम है, तो हमने तीनों को लिख दिया। अब यहाँ पर हम Fe के कितने हैं, 1, देखो यहाँ पर Fe की जो संख्या है वो ओनली 1 है, ठीक है। कौन, किसमें, रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पर Fe की कितनी है, 3 है, तो हमने कितनी लिख दी, 3, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिए। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हमने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा हमने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगला केस है केस नंबर 3, ठीक है। जैसा एनसीईआरटी बोल रही है बिल्कुल हम वैसे ही चलते जा रहे हैं। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है कि
बैलेंसिंग द एलिमेंट्स with the most atoms produce right now। ठीक है, ये कह रहा है कि बैलेंसिंग द एलिमेंट्स विद द मोस्ट एटम्स है, यानी कि ऐसे हमें एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करना होगा जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर Fe के पास 1, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन के पास 2 और 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 1 और 4 है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो ठीक है, सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना होगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बॉक्स का बॉक्स रहेगा, कुछ हम बॉक्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर कितने हैं? H2O 2 है, सॉरी H2O 1 है, तो यहां पर हम 4 लगा देंगे। कितने लगा देंगे? 4। रीजन क्या है? यहां पर आगे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए Fe3O4, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और यहां पर कितने थे? 1। तो हमने क्या किया? 4 को यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर भी 4 हो चुके हैं, यहां पर भी 4 हो चुके हैं, और हाइड्रोजन कितने रहे? हाइड्रोजन पहले से ही रहे, हाइड्रोजन 2 ही रहे। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने तो यहाँ पर एक जो लिस्ट है वो भी बना रखी है, लेकिन मैं आपको वो लिस्ट बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब अगला हम केस नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, केस नंबर 4। ठीक है, वैसे तो ये केमिकल इक्वेशन इतना बैलेंस करना नहीं आएगा, आपको सिंपल केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आएगी, लेकिन जो एनसीईआरटी कह रही है हम उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं जो एनसीईआरटी बता रही है हम उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। ठीक है, अब केस नंबर 4 हमें क्या पढ़ना है कि नाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, अब हमें किसको बैलेंस करना हो? हाइड्रोजन, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद में कौन है? हाइड्रोजन है। तो हम किसको बैलेंस करेंगे? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर Fe का Fe रहेगा। अब जो पहले रिएक्शन थी हम उसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले जो रिएक्शन थी उसको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है हम इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे गाइस, इसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे। तो ये रहा Fe3O4। ठीक है, एंड यहां पर है H2। ठीक है गाइस, एक बार मैं कैमरे को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर H2 कितना है भाई? H2 यहाँ पे देखो H2 8 है। ठीक है, अब 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अच्छा वैसे तो इसे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, लेकिन आप इसे सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि गुणांक है, H2 का गुणांक है। तो ठीक है, H2 का कोफिशिएंट है, तो हमें क्या करना होगा? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएंगे? अब हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ओनली 2 है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। एक बार आपने नोट नहीं किया तो एक बार स्टार्टिंग से नोट करते चले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ मैंने लिखा दिया था, एंड उसके बाद में आप एक बार नोट करते चले। अगर आपको कुछ छूट चुका है तो एक बार स्टार्टिंग से नोट जरूर कर लें। ठीक है, ठीक है, देख लिया होगा आपने। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमें पढ़ना है, ठीक है, लास्ट रूल। ठीक है, केस नंबर 5। ठीक है, हमने केस नंबर 6 तक पढ़ लिया है, सॉरी केस नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कहता है? नाउ बैलेंस टू बैलेंस द आयरन। ठीक है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया,
हमने सॉरी हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब बच कौन गया, ओनली आयरन बच गया, यानी कि एफ ही रह गया। तो एफ को भी हम बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन हमने पिछली बार छोड़ी थी हम उसे लिख देंगे, ठीक है। जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था तो जो रिएक्शन बनी थी हम उसे सेम टू सेम लिख देंगे। तो वो रिएक्शन क्या थी, ये रिएक्शन थी, तो हम इसे बिल्कुल सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। ये है रिएक्शन, ठीक है, 4 बाहर की साइड आएगा गाइस, ठीक है। और Fe3O4 ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आयरन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है, ठीक है। एरो के बाद में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में Fe कितने हैं, 3, और यहाँ पर Fe कितने, ओनली 1, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब केस नंबर हम 6 स्टडी कर लेते हैं कि केस नंबर 6 क्या कहता है। केस नंबर 6 कहता है कि फाइनली checking the balanced इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हमारी सही है क्या, ठीक है। तो हमारी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। हाँ, अब ये जो बॉक्स है वो हटा देंगे, ठीक है। Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 into 4, ठीक है, यानी कि 1 यहाँ पर 1 होगा, वो 1 into 4 कितना होगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। फिर हम देखते हैं भाई हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 into 4 कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई 2 into 4, ये भी कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब आयरन को देख लेते हैं, आयरन कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 into 1 ओनली 3 है, यहाँ पर 3 into 1 यहाँ पर भी कितने हैं, ओनली हाइड्रो कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें दोनों साइड जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस, आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।